नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर से मॉडर्न हिस्ट्री बीपीएससी पीवाईक्यू 2025 के साथ देखेंगे। क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। एक्सप्लेनेशन, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुनतिनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष डैश देश में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये किए गए थे आपको 1784 में। 1784 में, ठीक है। और देखेंगे द्वितीय मैसूर की संधि कब की गई थी, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। चलिए एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये की थी आपको टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो इन्होंने प्राप्त किया था आपको शाह शुजा से। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरगज कई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशवा पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्होंने कोहिनूर ए नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब हस्तांतरण भूमि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1900 में, 1900 में, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित हो गया, होना समाप्त हो गया, होना मतलब समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो ये कर्नाटका की थी, कर्नाटका की थी। अंबाबाई का जन्म 1889 ईस्वी में तत्कालीन मैसूर राज्य अब कर्नाटक में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया, है ना। अब हम लोग का टॉपिक आता है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय देखेंगे। अपना क्वेश्चन है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय में क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था,
है ना। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रहा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था और 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव भारत का पहला गवर्नर नियुक्त हुआ, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी अवधि में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था आपको लॉर्ड क्लाइव, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जो 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव किया था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? इनमें से किसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो ये है आपको लॉर्ड क्लाइव। इन सारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लॉर्ड क्लाइव है, ठीक है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से किसने, है ना, द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कब किया था? 1765 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी देखेंगे, है ना। है वॉरेन हेस्टिंग्स ने के कार्यकाल में 1772 इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 2 उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। निजामत के कार्यों का निष्पादन जो होता था नवाब के माध्यम से होता था, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। वास्तविक शक्ति किसके पास होती थी? कंपनी के पास। क्लाइव समझते थे कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में, देखेंगे एक्सप्लेनेशन, ठगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित हैं। परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ा देते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। आगे देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की नियुक्ति किया। उसने लगभग 1565 यानी 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का क्या हो गया? अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये है डब्ल्यू एच स्लीमैन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में बिछाई गई थी, बंबई से थाने के बीच, है ना। सेकेंड 1884 में कोलकाता टू रानीगंज। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई तो ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी, और वहीं दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी, जिसको मैं ऊपर ही शॉर्टकट में सेट कर दी हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही सेट कर लेना अपने बुक में या फिर नोट्स बना लेना। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो देखेंगे, इन्होंने प्रारंभ किया था सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, है ना, ये सही अपना। दास प्रथा का उन्मूलन 1833 में ये भी किया था। फोर्थ किया था ठगों को संगठित गिरोह का दमन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। और देखेंगे, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया जाना, ये 1850 में आया था, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरोध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह बंगाल वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1, 2 और 4 सही है, जो हम लोगों ने देखा है। इस कारण विकल्प सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? ये विलियम बेंटिक ने किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। क्वेश्चन है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था? ये इल्बर्ट विल से संबंधित नहीं था, है ना। स्ट्रेची कमीशन अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस से संबंधित। चलिए देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं था। लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं था। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उस पर अधिकार किया था? तो नेपियर ने किया था। नेपियर ने कब किया था? 1843 में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबर्ग के काल के दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को देखेंगे और सूची 2 को देखेंगे, साथ सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। हम लोग डायरेक्ट इसके आंसर पे चलिए मिलान कर लेते हैं, है ना। देखेंगे मैकडोनाल्ड, है ना। तो मैकडोनाल्ड का देखेंगे, एक मिनट, मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड आया था, ठीक है। लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैस लाया था, है ना। जेम्स फोर्ड आपको लाए थे द्वैत शासन। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे,
एक्सप्लेनेशन है, मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड लाए थे, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव संबंधित था, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैस्ट से संबंधित, चेम्सफोर्ड द्वैत प्रशासन संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? ये था जयपुर, जयपुर को शामिल नहीं किया गया था। देखेंगे यहाँ सारे मैंने लिस्ट बना करके रखे हैं। फर्स्ट आपको सतारा 1848 में शामिल किया गया था, फिर उसके बाद जैतपुर था, फिर उसके बाद संबलपुर था, उसके बाद बघाट था, उदयपुर था, झांसी था, नागपुर था। ठीक है, हम इधर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापकता के सिद्धांत के अतिरिक्त विलय एक किए गए प्रदेश सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 तथा नागपुर 1854 ईस्वी थे। जयपुर इसमें सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स से। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेस्ली संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स से मैसूर और मराठों के साथ युद्ध, अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था, इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया था, है ना। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट देखेंगे, दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा एवं सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया, है ना। देखेंगे, बाजीराव पेशवा एवं सिंधिया की संयुक्त सेना बाजीराव पुनः आक्रमण कर पेशवा सिंधिया को संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट देखेंगे, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें से केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, सही है। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, यानी हमारे सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1859 से 72। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल उसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया। उसे मेयो रिवोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वायत्तता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व की कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छा अनुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया और प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अतः कथन 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? निम्न में से किस देशी रियासत के अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर, है ना।
एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रश्नगत विकल्पों में से ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंधिया का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 इनका शासनकाल था कि शासनकाल में किया गया। लॉर्ड डलहौजी के काल में कुछ शासन के आरोप में अवध का विलय 1856 ईस्वी व्यापकत के सिद्धांत के द्वारा। सतारा का विलय 1848 में किया गया। व्यापकत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, है ना। तो ये दी गई थी लॉर्ड इरविन के काल में, लॉर्ड इरविन के काल में, है ना। और ये दी गई थी, देखेंगे एक्सप्लेनेशन, महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन का इनका कार्यकाल था 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 के, है ना, के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी 1901 में, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन ने, है ना, 1901 में इंपीरियल कैडेट्स कॉर्पस की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था, सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 में। एक्सप्लेनेशन है, राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड सेवन को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। क्वेश्चन है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी, 1877 में, है ना। क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि उसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था, तो लॉर्ड लिटन ने, है ना। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। इनमें किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी, तो ये प्रदान की गई थी, है ना। देखेंगे इसका आंसर में दिया है आपको, इसके आंसर इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देशी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिल्लत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि राय बहादुर तथा मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली
दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने की साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वे थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहते और 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। देखेंगे, वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।